Hi, this is PK Baba and I welcome you all to the India's best online learning platform that is eSerel. अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर के बारे में जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे वो आपका यूटी क्यों ना हो। तो हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम इसके बीच बीच में डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो जब भी आप दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं, यानी दो रिएक्टेंट्स को मिक्स कर रहे हैं, तो उनमें एक नया प्रोडक्ट बनता है जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में एंटायरली डिफरेंट होता है उस सब्सटेंस से। क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं कि इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई है पहचानने के? तो एक होता है चेंज इन स्टेट। जैसे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखेंगे तो इन दोनों के मिलने से वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। और वाटर क्या है? एक लिक्विड है। ठीक है, तो इस प्रकार से चेंज इन स्टेट इज द साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। चेंज इन कलर ऑल्सो, जब हम दो कलरलेस सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं और मिक्स करते हैं उनमें कोई केमिकल रिएक्शन होती है और उनका कलर चेंज हो जाता है, अचानक से व्हाइट कलर, अचानक से येलो कलर अगर आ जाता है, तो कलरलेस सब्सटेंस की मिक्सिंग से येलो कलर कहां से आया? तो ये साइन है किसका? केमिकल रिएक्शन का। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि किसी भी रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन होने लगता है, या फिर चेंज इन टेम्परेचर होता है। जैसे आप एक चूने का पत्थर जैसा कुछ होता है जिसको कैल्शियम ऑक्साइड हम बोलते हैं, उस कैल्शियम ऑक्साइड को जब एक नॉर्मल वाटर के जार में रखेंगे तो अचानक से पानी उस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और पानी उबलने लगेगा। इतना गर्म हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा कि आप देखोगे कि यार कितनी सारी हीट इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई है। तो जब रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो हम कहेंगे कि कौन सी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है। अब आपके एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस चैप्टर का, वो आता है कि वर्ड इक्वेशंस को कैसे केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाए। तो सबसे पहले यहां पर जिंक सल्फाइड है, तो आप इसको जिंक सल्फाइड लिखें। आप इनको कन्वर्ट करना सीखें तो ZnS प्लस ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन क्या देगा? ये जिंक सॉलिड, यानी जिंक मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो यहां पर नोटेशंस भी लिखे हुए हैं। जिंक सल्फाइड क्या है? एक सॉलिड है, सब्सटेंस है। ठीक है, जितने भी मेटल के सल्फाइड और ऑक्साइड होते हैं जनरली दे आर सॉलिड इन नेचर, और गैसेस में लिखा ही हुआ है तो ऑक्सीजन गैस है। जिंक यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसकी इक्वेशन। यहाँ पर आप देखोगे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन तो AgNO3 का सॉल्यूशन, तो AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर देखो प्लस सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, तो यानी NaCl का एक्वस सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद सिल्वर क्लोराइड देगा ये, तो AgCl देगा ये, और ये पर्सिपिटेट होगा, यानी ये सॉलिड होगा, और यहां पर सोडियम नाइट्रेट मिलेगा, NaNO3 मिलेगा, जो भी एक सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन। तो जब भी पर्सिपिटेट लिखा हो आप उसको सॉलिड से डिनोट करें। पर्सिपिटेट्स आर सॉलिड, और ऐसे सॉलिड होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चले, और भी रिएक्शंस आती हैं जिनमें बैलेंसिंग का फंडा आता है, तो यहां पर बैलेंस करके लिखो। बैलेंसिंग का मतलब क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर किसी भी एलिमेंट के एटम्स का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। जैसे यहां पर आयरन 3 है तो यहां पर 3 कर दो। जैसे यहां पर ऑक्सीजन 4 है तो यहां पर ऑक्सीजन 4 कर दो, इधर कर दो ऑक्सीजन 4। पर यहां पर हाइड्रोजन 8 हो गया तो इसको हाइड्रोजन 8 कर दो, तो ये हो गया बैलेंस। अब देखो सब जगह सब कुछ इक्वल है। ऐसे यहां पर देखो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से क्या बन रहा है? यहाँ एल्यूमिनियम 2 है तो इधर एल्यूमिनियम 2 कर दो। ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मल्टीपल अगर 2 करूंगा तो 4 हो जाएगा, 3 करूंगा तो 6 हो जाएगा। तो 6 करके बैलेंस करते हैं, तो इसको 3 कर दिए, 6 हो गया, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है, बट एल्यूमिनियम जो है इम्बैलेंस हो गया, तो इसको 4 कर दो, ये बैलेंस हो गया। सिंपली बैलेंस करना आना चाहिए, बस कुछ नहीं, हिट एंड ट्रायल मेथड से। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है और यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है, तो उसको 2 कर दो, तो 2 एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम बराबर हो गया साहब। क्लोरीन यहाँ पर 6 है, इधर क्लोरीन 6 कर दो, इधर 3 कर दो, तो क्लोरीन 6 हो गया। ठीक है, तो क्लोरीन भी हो गया। यहाँ पर बेरियम अकेला है, यहाँ पर बेरियम अकेला है, नहीं 3 है यहाँ पर, तो इधर भी 3 कर दो, तो बेरियम 3 हो गया। सल्फेट यहाँ पर 3 है, सल्फेट यहाँ पर 3 × 1 तो 3 है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी कुछ विशेष सूचनाएं होती हैं, यानी विशेष कंडीशंस होती है जब वो रिएक्शंस होती है। अदरवाइज ये कंडीशंस अवेलेबल ना हो, जैसे मान लो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होना, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इट। तो जो नेसेसरी कंडीशन होती है दैट शुड बी रिटन ऑन दी एरो और रिटन अलॉन्ग विद दी हमारी इक्वेशन। ठीक है, जैसे यहां पर हम देखेंगे तो ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, आप जानते हैं चाहे ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल हो, चाहे वाटर भी अवेलेबल हो, सब कुछ अवेलेबल हो, बट जब तक सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं होगा तब तक ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि ये नेसेसरी कंडीशंस है इन रिएक्शंस के लिए। तो जो नेसेसरी कंडीशंस होती है उनको भी लिखना बहुत जरूरी है।
अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। तो हमारे पास 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हो, यानी 2 और मोर रिएक्टेंट बट प्रोडक्ट इज सिंगल। तो यहां पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंगल प्रोडक्ट है और 2 रिएक्टेंट है। अब इसी की फर्दर रिएक्शन है ये जो यूज होता है, सिलेक्ट लाइम जो है, सिलेक्ट लाइम यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में। व्हाइट वॉशिंग बोले तो दीवारों पर पुताई करने में। तो इस चूने की दीवार पर पुताई करेंगे, दीवार पर पुताई करेंगे तो जो शाइन है वो तुरंत नहीं आएगी, वो 2-4 दिन बाद आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि धीरे धीरे स्लोली जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है ये उसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाएगा, जो कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर वेपराइज हो जाएगा। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये देगा शाइन आपकी दीवार को। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? सपोर्टिंग रिएक्शन है, बट इट इज नॉट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों नहीं है कॉम्बिनेशन? क्योंकि यहां पर 2 रिएक्टेंट और 2 ही प्रोडक्ट है। तो कॉम्बिनेशन के लिए 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट बट प्रोडक्ट शुड बी सिंगल, तो प्रोडक्ट सिंगल चाहिए, ठीक है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी? जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे वाटर और ऑक्सीजन, सॉरी जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से वाटर बन रहा है, ये भी कॉम्बिनेशन होगी। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी है। साथ में आप देखोगे जब भी कार्बन जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है तो हीट भी प्रोड्यूस करता है। और जब भी रिएक्शन में किसी में हीट प्रोड्यूस होती है तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और भी कई सारे एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, जैसे कि हाइड्रोकार्बन की बर्निंग, जिसमें क्या होता है हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। जैसे रेस्पिरेशन की रिएक्शन, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडाइजेशन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। तो जहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्शन में वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स, ये भी एक्सोथर्मिक है। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऐसे कई सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप पर जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दोस्तों डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट एक होगा। जैसे वहां पर पिछले में कॉम्बिनेशन में क्या था, प्रोडक्ट एक था, अब यहां पर रिएक्टेंट एक होगा, प्रोडक्ट 2 से ज्यादा होंगे। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे फेरस सल्फेट, इसको हीट कर रहे हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, यानी एक जो हमारा रिएक्टेंट है उससे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये डीकम्पोजिशन हीट की वजह से हो रहा है, तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन है। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये अगेन थर्मल डीकम्पोजिशन। ऐसे लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा, ये अगेन थर्मल डीकम्पोजिशन, क्योंकि यहां पर जो डीकम्पोजिशन हो रहा है हीट की वजह से हो रहा है। अब एक डीकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, इसमें जब भी वाटर की रिएक्शन कराएंगे, वाटर को हमने, मान लो ये वाटर है, इस वाटर को लिक्विड स्टेट में है, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, डीकंपोज होगा, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी से डीकंपोज होगा और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। तो ये जो डीकंपोजिशन हुआ किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। क्या बोलेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन बोलेंगे। इस तरह से आप बैलेंस भी कर सकते हैं। एक होता है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, फोटो का मतलब होता है लाइट, क्योंकि लाइट अच्छी रहेगी तो ये फोटो अच्छा आएगा। तो जब भी केमिकल पर लाइट गिरे और लाइट के गिरने से, यानी सनलाइट के गिरने से क्या हो, वो केमिकल डीकंपोज हो जाए। जैसे यहां पर सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड पर जैसे सनलाइट पड़ेगी सिल्वर और क्लोरीन गैस में डीकंपोज हो जाएगा। ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड है, इस पर सनलाइट पड़ते सिल्वर और ब्रोमीन गैस में ये डीकंपोज हो जाएगा। और इन रिएक्शंस का इस्तेमाल कहां किया जाता है, जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी हुआ करती थी वहां पर इनका बहुत इस्तेमाल किया जाता था, इस जो फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन का। ठीक है, अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जिसको बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस पर हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिविटी वाले मेटल को अपनी जगह से, अपने सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है। और रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो इस प्रकार है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, यानी सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे नीचे वाला सबसे कम रिएक्टिव। यहां पर देखो कॉपर सल्फेट है, एक सॉल्ट है, अगर इसको आयरन के साथ मिलाएंगे तो क्या क्या बनेगा, आयरन सल्फेट और कॉपर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर को यहां से हटाएगा, अलग कर देगा और खुद बैठ जाएगा, बैठ गया, कॉपर को अलग कर दिया। सिमिलरली यहां पर जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, आप इस सीरीज में देख लो, तो ये भी कॉपर को हटाएगा, खुद बैठ जाएगा, कॉपर को अलग कर देगा। लेड भी कॉपर को हटाएगा, खुद बैठ जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो कम रिएक्टिव मेटल्स को अपने स्थान से हटाकर खुद कंपाउंड बना लेते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इस रिएक्शन में कोई भी मैटर नहीं होता रिएक्टिविटी का। ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो है
पर रिएक्टिविटी का कोई मतलब नहीं है। यहां पर किसका मतलब है, एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी यहां पर जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव आयन होंगे ना, ये आपस में अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी बेरियम तो आ जाएगा सोडियम के पास और सोडियम चला जाएगा बेरियम की जगह। तो जैसे ही सोडियम बेरियम की जगह जाएगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। जिसे बेरियम इधर आएगा तो बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया, यानी एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया। अब यहां पर जो सब्सटेंस बनता है ये सॉलिड सब्सटेंस बनता है। तो जब भी किसी रिएक्शन के होने पर एक ऐसा सब्सटेंस बने जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सके, यानी जो एक्वस सॉल्यूशन नहीं बना सके और सॉलिड स्टेट में रहे, उसको हम बोलते हैं पर्सिपिटेट, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। तो यहां पर क्या होगा, बेरियम सल्फेट नामक एक क्या बनेगा, पर्सिपिटेट, जिसका कलर क्या होगा, व्हाइट कलर का, यानी व्हाइट पीपीटी बनेगा। सिमिलरली एक और रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट की, जिसमें लेड जो है पोटेशियम के साथ अपने जो है सीड एक्सचेंज करता है। तो यहां पर लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो लेड आयोडाइड जो है ये येलो कलर का सॉलिड है, ये येलो पीपीटी है। तो दोनों रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन भी है प्लस पर्सिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि यहां पर व्हाइट पीपीटी और यहां पर येलो पीपीटी फॉर्म होता है। एक आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में जहां ऑक्सीजन जुड़ती है वो ऑक्सीडेशन, जैसे यहां पर सिंपली कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, यहां वाले कॉपर को देखोगे, यहां वाले कॉपर को देखोगे तो क्या अंतर नजर आएगा कि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, उसके पास ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ चुकी है। तो जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगी ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब इस ऑक्सीडेशन के साथ क्या होगा, जैसे यहां पर देखो हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई और यहां कॉपर अकेला हो गया। तो आप यहां पर देखो, जब भी इसको देखोगे तो आपको लगेगा इसके पास पहले तो ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। तो जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी क्या होगा, रिडक्शन, यानी कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू कॉपर, और यहां क्या हो रहा है, कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। सिंपल बात है। यहां पर आप देखोगे कि इस कॉपर ऑक्साइड का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना, ये याद रखना। और ये दोनों ही एजेंट और जो जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है वो किधर रहते हैं, हमेशा ही वो रिएक्टेड साइड पर रहते हैं। यानी कि ये एजेंट कॉपर ऑक्साइड भी रिएक्टेड साइड पर, हाइड्रोजन भी एजेंट है, ये भी रिएक्टेड साइड पर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आपकी सारी रिएक्शंस मैंने रिकैप करा दिया। आप इन सब रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत आपका ना हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।